आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी एग्ज़ाम का सेकंड पोर्शन है। पहले पोर्शन में आपका आएगा पार्टनरशिप और कंपनी, दूसरे पोर्शन में और प्रोजेक्ट फाइल में, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बोलेगा या जितने भी आपका वाइवा होएगा वो इस बुक में से होएगा। इसमें से सबसे मेन चैप्टर है हमारा रेशो एनालिसिस। रेशो क्या है? रेशो दो मदों के बीच में, दो आइटम के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी है। अगर ये आइटम सेम होंगी तो ईयर्स डिफरेंट होंगे, अगर आइटम डिफरेंट होंगी तो ईयर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके सामने लिया है 2016, 2017 और आपको दिखाई दे रही है सेल, तो आइटम सेम है, ईयर डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आपकी 2016 में सेल थी 5 लाख, 2017 में सेल है 10 लाख, तो सेल के बीच में रेशो क्या हो गया हमारा 1:2। इसी प्रकार हम आपको दे दें 2016 में आपको कहें सेल 5 लाख और 2016 में आपको कहें प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट 50,000, तो आप निकाल सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो हो जाएगा हमारा 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, 10%। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइटम डिफरेंट है, ईयर सेम है। तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट आता है कि रेशो को आप कितनी टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो। इन द शेप ऑफ रेशो, इन द शेप ऑफ परसेंटेज और इन द शेप ऑफ टाइम्स। आप ये कह सकते हो कि अनुपात 1:2। आप ये कह सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 10% है। आप ये कह सकते हो कि हमारी जो सेल है वो पहले से 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो ऐसे हम रेशो को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशो आपका एनालिसिस करने का सबसे ब्रीफ, सबसे छोटा तरीका है। ऐसे लोग जिनको अकाउंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती और उन्हें फाइनल अकाउंट समझने की ज़रूरत भी नहीं है, वो केवल उन 2 आइटम को क्लिक करते हैं जिन आइटम को लेकर उन्हें डिसीजन लेना है, और उन्हीं 2 आइटम से वो अपना डिसीजन ले लेते हैं कंपनी के लिए। तो दीज आर द स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द रेशोस हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस करना चाहता है तो वो कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेकर करंट रेशो निकालकर एनालिसिस कर सकता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लेकर एनालिसिस कर सकता है और ये पता लगा सकता है कि कंपनी में हमें शेयरों में और डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कंपैरेटिव स्टडी विद द हेल्प ऑफ रेशो एनालिसिस आप लोग किसी भी कंपनी की कंपैरेटिव स्टडी करके उसका ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। जैसे इस सवाल में आप देख सकते हैं पिछले साल सेल हमारी 5 लाख थी, इस बार सेल हमारी 10 लाख है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी सेल में
रेशो है 1:2, इट मीन्स हमारी सेल पहले से 2 टाइम्स हो गई। 100% इंक्रीज इन आवर सेल इन दिस ईयर। ये हमारी है कंपैरेटिव स्टडी। इसी तरह से हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जिसके अपने वीक पॉइंट ना हो। जिन वीक पॉइंट्स के कारण आपकी कंपनी के रिजल्ट्स डाउन हो रहे हैं, उन वीक पॉइंट पर अगर ठीक समय रहते आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी कंपनी के रिजल्ट फिर से अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज आपकी रिजल्ट कॉन्टिन्यूसली डाउन होने के कारण एक दिन कंपनी ऐसी मुकाम पर पहुंच जाएगी जिससे आपको कंपनी का समापन करना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस आप उन वीक पॉइंट को एकदम से रोककर उसे अच्छी पोजीशन में लाने की कोशिश करें। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ रेशो एनालिसिस, आपको प्लान बनाने में, आपको भविष्य के बारे में सोचने में बड़ी हेल्प मिलती है। अब पिछली बार हमारा सेल का टारगेट 5 लाख का था। जैसे ही हमने देखा कि हमारे कस्टमर की संख्या बढ़ रही है तो हमने एकदम आने वाले समय के लिए अपनी सेल का टारगेट 10 लाख रुपए रख दिया और हमें इस साल वो 10 लाख रुपए की अचीवमेंट हुई। इसलिए हम आने वाले समय में अपने इस टारगेट को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरह से आप लोग एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाते हैं कंपनी का रेशो की सहायता से। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो करंट रेशो है, करंट असेस्ड और करंट लायबिलिटीज, इसके बीच में एक आइडियल रेशो होता है 2:1। इट मीन्स हमारी जो करंट असेस्ड है वो करंट लायबिलिटी से 2 गुना होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा और बढ़िया है, अगर उससे कम है तो हमारा बेकार है। परंतु बहुत अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने इस स्टैंडर्ड को 4:1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब वो 2:1 से कंपैरिजन नहीं करेंगी, वो हमेशा कंपैरिजन करेंगे 4:1 से। अगर 4 से ऊपर हमारी असेस्ड जा रही हैं तो हमारा रेशो बढ़िया है, अदरवाइज बेकार है। तो ऐसे हम अपने स्टैंडर्ड को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करते जाते हैं और एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, जिस प्रकार से आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने बिना किसी एनालिसिस किए आपको मेडिसिन दे दी, आप शाम को गए, फिर से उसने मेडिसिन पूछी तो मेडिसिन उसने चेंज कर दी क्योंकि आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अगले दिन गए, अगले दिन फिर उसने मेडिसिन चेंज कर दी, आपके बिल्कुल एक लेबोरेटरी बना दिया। वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, आपके शरीर को ख़राब कर रहा है, आपके पैसे को ख़राब कर रहा है, आपके ऊपर टाइम ख़राब कर रहा है, रिजल्ट 0। अगर वही डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन देने से पहले डिफरेंट टाइप के टेस्ट करवा के एनालिसिस करें कि आप ब्लड टेस्ट लेकर आओ, आप एक्सरे करवा के आओ, आप MRI करवा के आओ, उससे डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स उसके सामने आ जाएंगी और रिपोर्ट्स लेकर वो रेशो बनाएगा कि आपको ये बीमारी किसके कारण हुई है। फिर वो सही रिजल्ट पर पहुंचकर आपका डिसीजन लेता है। जैसे ही आप पहली मेडिसिन लेते हैं आप पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये होता है कंट्रोल। तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस आप अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार कंपनी में अगर कोई भी जनरल मैनेजर
अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर कंट्रोल करता है तो अच्छा कंट्रोल होता है। अगर वो किसी भी अकाउंटिंग टर्म्स को बेस लिए बिना कंट्रोल करता है तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। तो ये है बच्चों हमारा रेशो। कल हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स करना सिखाएंगे।